गुड इवनिंग। आज से अपन क्लास 12 के कुछ टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज अपना एक टॉपिक है क्लास 12 का जो चैप्टर है प्रोबेबिलिटी, उसके अंदर एक टॉपिक है बेस थ्योरम। ठीक है ना। तो बेस थ्योरम के बारे में आज अपन पढ़ेंगे कि बेस थ्योरम क्या है और कहाँ पे इसका यूज होता है। बेस थ्योरम पढ़ने से पहले हमें टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ना है। पहले टोटल प्रोबेबिलिटी। अब टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है? जैसे मान लो, समझ लो कि अपने पास ये पूरा सैंपल स्पेस है। सैंपल स्पेस का मतलब जैसे E1, सैंपल कैसे बनता है? E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश प्लस En। मान लो एक सैंपल स्पेस में n इवेंट है या n घटना है, तो उन सबका जो सम होता है वो सैंपल स्पेस होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे ये सैंपल स्पेस है S, इसके अंदर ये मान लो E1, यहाँ पे ये E2, फिर यहाँ पे ये E3, फिर E4, E5, ठीक है, डैश En, ऐसे इवेंट है। अब इन सब में ये E1, E2, E3, E4, E5 डैश En इवेंट है, उसमें से एक इवेंट A निकल के आ रहा है। मान लो ये इवेंट है A, ठीक है। एक A इवेंट ऐसा है जो E1, E2, E3 इन सबसे रिलेटेड है। तो हमें जब A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो अपन कैसे निकालेंगे? ठीक है ना, समझ में आया? जैसे सैंपल स्पेस है, इसमें से E1, E2, E3 ये अलग अलग इवेंट है। ये सारे प्राइमरी इवेंट है, इनका सम हमेशा कितना होगा? 1 होगा। ठीक है ना, यानी इनकी प्रोबेबिलिटी, सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, E2, E3 En का सम 1 होता है। तो इनके बीच में एक ए इवेंट आ रहा है जो कि सबसे रिलेटेड है, इन सबसे रिलेटेड। तो हमें इस ए इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तब अपन को फॉर्मूला लगाना है टोटल। तो यहाँ पे फॉर्मूला हो जाएगा P ऑफ ए इज इक्वल टू P ऑफ E1 डॉट P A बाई E1, P E2 डॉट P A बाई E2 डैश। उसी तरह से लास्ट में हो जाएगा PEN डॉट PA बाय EN। कहने का मतलब इसको अपन यूं भी लिख सकते हैं, सिग्मा J इक्वल टू 1 to N P ऑफ EN डॉट P ऑफ A बाय EJ, और यहाँ पे J। ठीक है, इस तरह से भी अपन लिख सकते हैं। तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट है और ये टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी लगती कहाँ है? ठीक है ना, कंफ्यूजन यही है कि टोटल प्रोबेबिलिटी का ये फॉर्मूला लगाए या अपन बेस थ्योरम लगाए, तो दोनों में अंतर है। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कहाँ लगाते हैं? जैसे मान लो अपने पास 2-3 बैग हैं, जैसे ये एक बैग, दूसरा ये बैग है। अब ये फर्स्ट बैग हो गया, ये सेकंड बैग हो गया। इसमें मान लो रेड और ब्लैक बॉल है, इसमें भी रेड और ब्लैक बॉल है। इसमें मान लो रेड है 4, ब्लैक 5, टोटल हो गई 9। इसमें मान लो रेड है 3, ब्लैक है 4, टोटल हो गई 7। अब आपको यूं कहा जाए कि ये 2 बैग्स हैं जिसमें रेड और ब्लैक बॉल इतनी है, फर्स्ट बैग में इतनी 9 बॉल्स है जिसमें रेड 4 है और ब्लैक 5 है। सेकंड बैग है अपने पास जिसमें 3 रेड बॉल और ब्लैक बॉल कितनी है? 4, टोटल 7 है। अब इन दोनों बैग में से किसी भी एक बैग को रैंडमली सेलेक्ट करने पर रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, ओनली ऐसा ही लिखा हुआ, तब आपको ये फॉर्मूला लगाना है। और इसमें यूं कहा जाए, मान लो कि रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो, जबकि निकाली गई बॉल सेकंड बैग में से आए या फर्स्ट बैग में से, पर्टिकुलरली पीछे बैग का नाम लिखा हो, तब आपको बेस थ्योरम लगानी। तो दोनों के अपन इसके एग्जांपल भी करेंगे, एक टोटल प्रोबेबिलिटी का करेंगे और एक बेस थ्योरम का करेंगे। अब बेस थ्योरम का फॉर्मूला क्या होगा? जैसे बेस थ्योरम कहां लगती है? मान लो वही 2 बैग हैं, ठीक है, इसमें रेड 4, ब्लैक 5, टोटल 9, रेड ब्लैक 3, 4, 7। अब अगर क्वेश्चन ऐसा पूछा जाए कि 2 बैग्स हैं जिसमें रेड 4 है, फर्स्ट बैग में रेड 4 है, ब्लैक 5 है, टोटल 9 है। सेकंड बैग में रेड 3 है, ब्लैक 4 है, टोटल 7 है। और रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है? इनमें से कोई भी
रैंडमली एक बॉल सेलेक्ट करने पर उसके रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी जबकि निकाली गई बॉल सेकंड बैग से आए, ठीक है ना, सेकंड बैग से आए, यानी स्पेशल इसमें लिखा है। तो पहले अपन इन बैग्स जो हैं उनको भी अपन, ये प्राइमरी इवेंट होंगे, इनको अपन E1 E2 मान लेंगे, उसके बाद अपन इसको सॉल्व करेंगे। तो अब अपन इसके आगे बेस थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे। टोटल प्रोबेबिलिटी का एक बार कॉन्सेप्ट समझने आने के बाद ही अपन बेस थ्योरम का फॉर्मूला पढ़ सकते हैं। तो बेस थ्योरम का जो फॉर्मूला है, प्रोबेबिलिटी ऑफ EI अपॉन A इज इक्वल टू P ऑफ EI डॉट P ऑफ A बाई EI अपॉन सिग्मा, यहाँ पे J ले लो, J इज इक्वल टू 1 to n P ऑफ EJ डॉट P ऑफ A बाई EJ। मतलब यहां पे ये नीचे जो पोर्शन है वो तो टोटल प्रोबेबिलिटी का इसमें पूरा आ गया, और यहां जिस बैग में से पर्टिकुलर, तो यहां पे एक ही आएगा, ठीक है ना। सपोज इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। अब पहले अपन इन दोनों को डिफरेंशिएट करेंगे कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होती है और बेस थ्योरम से अपन क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। एग्जांपल नंबर 15 आप देखोगे, आपके बुक का एक एग्जांपल है, उसमें दे रखा है कि मान लो एक वर्कर हैं या कहीं काम कर रहे हैं कंस्ट्रक्शन जॉब में, जो वहां पे स्ट्राइक होने की यानी हड़ताल होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो 0.65 है। तो अपन मान लेते हैं कि जो यहां पे दो इवेंट मान लेते हैं, E1 और E2। E1 तो है स्ट्राइक होना यानी हड़ताल होना, और E2 जो है नॉट स्ट्राइक यानी हड़ताल नहीं होना। तो यहां पे दे रखा है P ऑफ E1 यानी हड़ताल होने की प्रोबेबिलिटी 0.65 है। तो इनको तो अपन E1 और E2 मान लेंगे, ठीक है ना, हड़ताल होना या नहीं होना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 का मतलब हड़ताल होना यानी 0.65। अब हड़ताल नहीं होने की प्रोबेबिलिटी E2 कैसे निकालेंगे, वो अंदर क्वेश्चन में नहीं है, तो 1 माइनस 0.65 कर दो तो 0.35। ये E1 और E2। यहाँ पे ये ध्यान रखना, जो प्राइमरी इवेंट होते हैं E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस डैश, इनका सम हमेशा 1 होता है। तो यहाँ पे दो ही सिचुएशन है, एक तो हड़ताल होना और एक हड़ताल नहीं होना। तो हड़ताल होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, तो अंडरस्टूड है कि हड़ताल नहीं होने की 1 में से माइनस कर दी। दो ही सिचुएशन है। अब ए इवेंट ऐसा मान लो, इनमें से एक इवेंट ए निकल के आ रहा है कि कंप्लीट द वर्क। ए इवेंट क्या मान लिया कि काम कंप्लीट हो जाएगा। अब अपन यहां पे निकालेंगे P ऑफ A बाई E1 और एक निकालेंगे अपन P ऑफ A बाई E2। A बाई E2 का मतलब देखो, E1 क्या है, स्ट्राइक, और A यानी कंप्लीट द वर्क, मीन्स स्ट्राइक होने पर भी काम कंप्लीट हो जाए, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। तो वो अंदर दे रखी क्वेश्चन में कि 0.80 दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम इफ देयर इज नो स्ट्राइक। अब वहां पे स्ट्राइक नहीं हो रही है, फिर भी काम कंप्लीट नहीं हो रहा। अगर स्ट्राइक नहीं हुई तो काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी है 0.80, तो वो यहां पे आएगी। यहां पे देखो स्ट्राइक नहीं हो रही है, इसकी ये है। तो A बाई E2 यानी स्ट्राइक नहीं होने पर E2 बाई A यानी स्ट्राइक नहीं होने पर भी काम कंप्लीट होना, उसकी प्रोबेबिलिटी है 0.80। और स्ट्राइक होने पर A बाई E1 का मतलब क्या होता है, E1 पर A बाई E1 का मतलब E1 हो चुका है, उस पर A की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये डिपेंडेंट प्रोबेबिलिटी है। तो जब स्ट्राइक होगी तब काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है, इसमें 0.32 दे रखी है। तो यहां पे आ जाएगा 0.32, ठीक है ना। अब तो लास्ट में यहां पे क्वेश्चन पूछा है कि अगर इस तरह से डाटा दे रखे हैं तो काम कंप्लीट होने की प्रोबेबिलिटी क्या है। इतना ही दे रखा है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट द कंस्ट्रक्शन जॉब विल बी कंप्लीटेड ऑन टाइम, कंस्ट्रक्शन का काम कंप्लीटेड हो जाएगा। तो यहां पे अपन निकालेंगे PA, खाली कंप्लीट होना यही निकालना है, यानी A की प्रोबेबिलिटी। इसमें फॉर्मूला क्या लगेगा, देखो पहले E1 और E2 दो है, तो P E1 डॉट इन दोनों का मल्टीप्लाई A बाई E1 और इन दोनों का मल्टीप्लाई
P E2 डॉट P ऑफ A/8। अब यहां पे ये वैल्यू रख के इसको सॉल्व कर दो। PE1 यानी 0.65 डॉट यानी इंटू 0.32 प्लस 0.35 इंटू 0.80। इन दोनों का मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.208 मल्टीप्लाई आ जाएगा 0.28। दोनों को फिर यहां पे ऐड करके 0.488। इस एग्जाम्पल नंबर 16 आप देखोगे कि उसमें लिखा हुआ है कि बैग 1 कंटेंट 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। बैग 1 है, इसमें रेड 3 है, ब्लैक 4, टोटल हो गई 7। एक दूसरा बैग है, इसमें सेकंड बैग में जो है 5 रेड और 6 ब्लैक बॉल है। तो इसमें रेड है 5, ब्लैक 6, टोटल हो गई 11। अब आप क्वेश्चन अंदर पढ़ो कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम वन ऑफ द बैग एंड इट फाउंड टू बी अ रेड। और हमने कोई भी एक बॉल रैंडमली निकाल ली। अब किसी भी बैग में से निकाल सकते हैं, तो वो हमें मिलती है रेड कलर की, लाल कलर की मिली। तो रेड बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी? अगर ऐसा क्वेश्चन होता तब तो अपन टोटल प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट लगाते, लेकिन इसने आगे एक और लाइन लिखी है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग सेकंड। कि पहले तो उसने ये कहा है इसमें कि लाल बॉल निकल रही है, ठीक है, रेड बॉल तो आ रही है, लेकिन वो सेकंड बैग में से आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी? तो यहां पे जब भी पर्टिकुलर लिखा हो, खाली यूं लिखा होता कि लाल बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या है, ठीक है, दोनों में से कोई भी आप बैग सेलेक्ट कर दो और उसमें से बॉल निकालो और उसके लाल आने की क्या प्रोबेबिलिटी है, तो अपन क्या करते, टोटल का फॉर्मूला लगाते, टोटल प्रोबेबिलिटी। लेकिन यहां पे क्या लिखा हुआ है कि लाल बॉल निकल रही है रैंडमली, लेकिन उस लाल बॉल के जो सेकंड बैग में से आने की क्या प्रोबेबिलिटी, पर्टिकुलर सेकंड बैग का नाम लिखा हुआ। तो यहां पे अपन बेस थ्योरम लगाएं। अब बेस थ्योरम कैसे लगाएंगे? पहले तो जो बैग है, सबसे पहले ये E1 E2 इवेंट हो जाएंगे। E1 E2 किसको मान, अगर यहाँ पे मान लो 3 बैग होते तो E1 E2 और E3 3 इवेंट हो जाते। यहाँ पे बैग को सेलेक्ट करना, वो E1 और E2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 बैग हैं, तो P ऑफ E1 इज इक्वल टू 1/2 और P ऑफ E2 इज आल्सो 1/2। अगर मान लो 3 बैग होते, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो PE1 प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 1/3 हो जाता, ये भी 1/3, ये भी 1/3 हो जाता, ठीक है ना, क्योंकि E1 और E2 का सम हमेशा 1 होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 ही बैग है, तो पहले तो बैग को सेलेक्ट करना। अब ए इवेंट क्या मान लेंगे, गेटिंग रेड बॉल, कि लाल बॉल आना। अब अपन निकालेंगे P ऑफ A/E1। A/E1 का मतलब पहले बैग में रेड आना, ठीक है ना। A/E1 का मतलब E1 क्या है, फर्स्ट बैग, और A यानी गेटिंग रेड बॉल, यानी फर्स्ट बैग में से रेड बॉल आना। तो फर्स्ट बैग में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 3/7 नंबर ऑफ रेड बॉल अपन टोटल नंबर ऑफ बॉल। अब अपन यहां पे लिखेंगे P ऑफ A/E2 मीन्स सेकंड बैग में से रेड बॉल आना, है ना, गेटिंग द रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। तो सेकंड बैग में रेड बॉल कितनी है, 5, टोटल कितनी है, 11। अब यहां पे अपन बेस थ्योरम लगाएंगे, क्योंकि उसने पर्टिकुलर कहा है कि लाल बॉल तो आ रही है, लेकिन वो सेकंड बैग में से आनी चाहिए। तो यहां पे सेकंड बैग में से आनी चाहिए, इसलिए हमें PE2/A निकालना है। अब यहाँ E2/A क्यों लिखा मैंने, क्योंकि हमें सेकंड बैग का पूछा है। अगर उसने फर्स्ट बैग का पूछा होता तो मैं यहाँ पे लिखता E1/A लिखता। अब यहाँ पे जो है E2 है, तो ऊपर E2 का एक बार लिखना है आपको। देखो बेस थ्योरम रटने की जरूरत नहीं, E2/A है तो आपको क्या करना है, PE2 डॉट PA/E2 ये ऊपर लिख देना, ठीक है। अगर यहाँ पे E1 होता तो PE1 डॉट PA/E1, और नीचे यहाँ टोटल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देखो, इन दोनों करस्पॉन्डिंग, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पे E2/A है, तो ये E2/A है, तो ये पूरा ऊपर लिख दो,
और नीचे टोटल इन सबका सम, टोटल का फॉर्मूला, यानी जितने भी हैं पी ई वन डॉट ए बाई ई वन, पी ऑफ ए बाई ई वन, फिर पी ई टू डॉट पी ए बाई टू। ठीक है, इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया। अब इसमें अपन वैल्यू रख देंगे, वैल्यू रख देंगे तो ये आंसर आ जाएगा। अब देखो वैल्यू कैसे रखते हैं इसमें, पी ई टू कितना है हाफ, ए बाई टू कितना है 5/11, नीचे पी ई वन हाफ ए बाई ई वन 3/7 प्लस हाफ इंटू 5/11। अब देखो ऊपर से हाफ इंटू 5/11, नीचे हाफ कॉमन आ गया, मीन्स 3/7 प्लस 5/11, ये कैंसल, अगेन 5/11 ऊपर, नीचे यहाँ पे एलसीएम ले लो, 77 33 प्लस 35, 5/11, देन ये कितना हो गया 68/77। अगेन इसको सॉल्व करो, 5/11 इसको अपन ऊपर ले जाएंगे रेसिप्रोकल, 77/68, 11 7 35/68, ये अपना आंसर है। ठीक है, तो इस तरह से अपन ये बेस थ्योरम से सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल इजी है। इसके और भी क्वेश्चन अपन एक दो करेंगे।